History toward object-oriented paradigm. Let us understand road programmers travel toward object-oriented programming techniques. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो एवोल्यूशन है, ठीक है, वो किस तरह से अचीव हुई, और उसके लिए हमें जो है जो भी प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं उनको वन बाय वन देखना होगा, और हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो हर नई लैंग्वेज जो है वो अपनी प्रीवियस लैंग्वेज से जो है वो इम्प्रूव्ड और सुपीरियर होती गई, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स जो प्रीवियस लैंग्वेजेस में सीरियस इश्यूज लिमिटेशंस थे, हर आने वाली नई लैंग्वेज जो है वो उनको ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो अभी हम जो है हम ये पूरा एवोल्यूशन का जो है वो स्टेजेस देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इनिशियल लेवल पे किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और किस तरह से जो है वो लैंग्वेजेस ग्रेजुअली इवॉल्व हुई, उनमें क्या प्रॉब्लम्स थे, और इवेंचुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुई और वो किस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से। ठीक है, जैसे कि आप देखो इसका नाम बता रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, मीन्स कि हमारे पास सिंपली क्या होता है कि वन मेन प्रोग्राम होता है, ठीक है, और हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो सिंपल और स्मॉल एप्लीकेशंस जो हैं वही हम बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो है वो एक सिंगल मेन प्रोग्राम के अंदर हम जो है उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम क्या है उस केस में, क्या है हमारे पास वही सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है जो हम मेन प्रोग्राम में लिख देते हैं, और वही जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ड्रॉबैक, unmanageable as program gets bigger, a lot of copy pasted code, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे जब तक तो स्मॉल एप्लीकेशंस हैं उसमें तो आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में काम कर सकते हो, लेकिन जो ही प्रोग्राम साइज इंक्रीज होता है तो वो अनमैनेजेबल हो जाता है, ठीक है, उसमें चेंजेस को एकोमोडेट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस आर टिपिकली कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ठीक है। जितनी भी अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आई होप कि आपने अभी तक जिनमें काम किया है, जैसे आपने सी शार्प में किया है या C++ का आपको पता होगा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम उसमें ना प्रोग्राम कर सकते हैं, और जो वो लैंग्वेज है इट इज़ मोर क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, इसीलिए हाई लेवल है। और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं दे आर क्लोज टू कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है 0-1 विच इज़ अ लो लेवल, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस जो है वो 0-1 या निमोनिक्स जैसे असेंबली लैंग्वेज है तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। एनीवेज, early high level languages are typically called procedural languages, ठीक है। procedural languages are characterized by sequential sets of linear commands, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है प्रोसीजरल प्रोग्राम की, और आप देखो क्या है कि उसी तरह से हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रही होते हैं, ठीक है। और ये जो आपने जैसे सी शार्प में आपने जिस तरह प्रीवियसली काम किया, तो वो जो है वो इंटायरली प्रोसीजरल पैराडाइम थी, ठीक है। प्रोसीजरल पैराडाइम में एट मैक्सिमम क्या होता है कि आप जो है वो प्रोसीजर्स फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, और उन फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो प्रीवियस हमने देखा है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, उसमें क्या है कि हमारे पास रीयूजेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे हमें जो है वो कोड कॉपी पेस्ट, ठीक है, या फिर हमारे पास एक गो टू स्टेटमेंट होती है, उसके थ्रू हम उसको जो है कोड को फिर से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं।
और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है उसमें और जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है उसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो हमें फंक्शंस और फंक्शंस को फिर मॉड्यूल्स में जो है वो यूनाइट करने की फैसिलिटी देता है, जिससे वो जो आपका प्रोग्राम है वो रिलेटिवली जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है, द यूज ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस मेक द प्रोग्राम मोर कंप्रीहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कि एक जैसे जो फंक्शंस होते हैं वो एक मॉड्यूल में आ जाते हैं। It helps to write cleaner code and helps to maintain control over each function. This approach gives importance to functions rather than data. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपकी ग्रुपिंग हुई होती है मॉड्यूल्स में वो फंक्शंस की बेस पे हो रही होती है और डेटा की बेस पे नहीं होती है। ठीक है, वो आगे हम चल के देखेंगे कि किस तरह से जो है ना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो आपको अलाउ करती है कि आप एक जैसा डेटा और फंक्शन एक जगह रखो। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ आपको ये अलाउ करती है कि आप एक जैसे फंक्शन कहीं एक मॉड्यूल में रख सकते हैं। Okay, after understanding of the basic programming languages, now we will move toward why do we need object-oriented programming. Object-oriented programming was developed because limitations were discovered in earlier approach to programming. अब ये approaches में जो limitations थी वो exactly क्या थी उनको हम आगे with example देख लेते हैं। To appreciate what object-oriented does, we need to understand what these limitations are and how they arose from traditional programming language. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो है इन लिमिटेशंस को विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इन लिमिटेशंस को किस तरह से रिजॉल्व करेगी। Problems with structured programming. As programs grow ever larger and more complex, even the structured programming approach begins to show signs of strain. ठीक है, अब आपने देखो कि हमने देखा कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें हमने देखा कि जब प्रोग्राम का साइज इंक्रीज होता है या जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसमें मल्टीपल फंक्शंस यूज़ होते हैं तो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता था मैनेज करने के लिए। तो उसका एक सोल्यूशन आया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कि आप उन फंक्शंस को डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो है वो आप उनको जो है वो जो सिमिलर फंक्शंस हैं उनको जो है वो स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर आप जो है वो यूनाइट कर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स क्या होते हैं, रिलेटिवली अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, मैनेजेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्दर ये देखा गया कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। अब वो इंटेलिजेंट कैसे होती जा रही हैं, वो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट इसी तरह से हो रही हैं कि उनके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो कंडीशंस हैं जो चेक हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस तरह का कोड है जो अफेक्टिवली जो है हर वे में जो इनपुट डेटा है उसको एनालाइज कर रहा है और यही चीज़ जो है हमारी एप्लीकेशंस को इम्प्रूव कर रही है। लेकिन क्या है कि जिस तरह एप्लीकेशंस इम्प्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही है, उनका जो प्रोग्राम साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और देखा कि जब प्रोग्राम साइज़ जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाता है तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोचेस जो हैं वो भी
इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं, और वहाँ उन अप्रोचेस में भी डेटा को जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Analyzing the reasons for the failure in the complex programs reveals that there are weaknesses in the procedural paradigm itself. ठीक है, तो फिर फर्दर एनालिसिस पे जो वीकनेसेस प्रोसीजरल पैराडाइम या स्ट्रक्चर पैराडाइम ने आइडेंटिफाई किए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं. ठीक है, लेकिन फेलियर का क्या था रीज़न? वीकनेसेस थी. ठीक है, जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर पैराडाइम में थी. नो मैटर हाउ वेल द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड, लार्ज प्रोग्राम्स बिकम एक्सेसिवली कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच है उसको चाहे कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए, कितने ही अच्छे मॉड्यूल्स क्यों ना बनाए जाएं, पर जब प्रोग्राम का साइज जो है वो एक्सटेंसिवली लार्ज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी अकॉर्डिंगली बहुत इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस जो हैं वो फेल हो जाती थी इन व्हेन इट कम्स टू मैनेज द कोड. अब हम देख लेते हैं कि वो रीजंस क्या थे ना. व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज प्रॉब्लम्स विद प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस? देयर आर टू रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई. प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने बहुत से एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम आगे चल के फर्दर थॉरली स्टडी करेंगे. लेकिन ये वो मेन लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से जो हमारी प्रीवियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स थी वो लार्ज और कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे जो है वो फेल हो रही थी. ठीक है, स्मॉल के ऊपर देवर वर्किंग फाइन, लेकिन जब प्रोग्राम्स का जो है वो साइज जो है वो एक सर्टन जो है वो साइज से इंक्रीज हो जाता था, तो फिर जो है एप्लीकेशंस जो है दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल. ओके, हम देख लेते हैं कि वो दो रीजंस क्या है, वो दो प्रॉब्लम्स क्या है. फर्स्ट, functions have unrestricted access to global data. ठीक है, अभी हम इसको विद एग्जांपल देख लेते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्या है और ग्लोबल डेटा क्या है फंक्शंस के अंदर. ठीक है, और उसके क्या इश्यूज हैं. ठीक है, एनीवेज पहले ही क्या प्रॉब्लम है, फंक्शंस हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डेटा. और दूसरा क्या है, unrelated functions and data, the basis of the procedural paradigm, provides a poor model of the real world. अब क्या होता है कि हमने देखा कि जब भी हम प्रोसीजरल पैराडाइम में काम कर रहे होते हैं तो जो प्रोग्रामर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स ऐड कर रहा होता है या फंक्शंस ऐड कर रहा होता है. कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल नहीं होता है उसके अंदर, और जिसकी वजह से वो जो डेटा हमारे पास रियल वर्ल्ड में होता है, या आप देखो कि बेसिकली हम जितने भी ऑटोमेशंस कर रहे होते हैं ना, या हम एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, वो हमारे पास कोई ना कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है जिसकी हम जो है वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन कर रहे होते हैं. जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है, देखो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और उसी को हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसी का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे होते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, आप देखो वो रियल वर्ल्ड में पूरा जो वो प्रोसेस है वो मैनुअली हो रहा है और उसी की हम ऑटोमेशन कर रहे हैं. उसके अलावा आप देखो कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का है, ये लाइब्रेरी सिस्टम है, या अगर शॉप्स पे हम जाते हैं तो वहाँ पे इन्वेंट्री सिस्टम है, सेल सिस्टम है. तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये बेसिकली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं. ठीक है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को की हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं. लेकिन क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि अनरिलेटेड फंक्शंस एंड डेटा, द बेसिस ऑफ प्रोसीजरल पैराडाइम प्रोवाइड्स अ पुअर मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड. तो जो रियल वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से ये सब फंक्शनैलिटी हो रही होती है वो, और जिस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उनके अंदर कोई रेलेवेंस नहीं होती है. और जो प्रोग्राम हम बना रहे होते हैं वो बस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स होता है, और उसमें कोई जो है वो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल भी नहीं होता है.
तो जिसकी वजह से जो प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। वो जिस प्रोग्रामर ने लिखा होता है वो ही उसको जो है वो 5 से 6 महीने बाद समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये 2 रीजन हैं और हम देखते हैं कि इनका क्या सोल्यूशन जो है वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है। पहले तो हम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का इशू जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो एग्जैक्टली किस चीज़ को केटर करती है। इन प्रोसीजर लैंग्वेज वी हैव 2 काइंड्स ऑफ डेटा, लोकल डेटा, ठीक है, रिमेंबर द वेरिएबल स्कोप इन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है, आप ये देखो, ये आपका एक फंक्शन है, क्या है, ऐड नंबर, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर आप देखो कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ठीक है, ये आपका जो है वो स्कोप डिफाइन कर रहा है कि जो वेरिएबल्स इसके अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो आप उनको विद इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और वो क्या है, ये जो डेटा है, जैसे इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, इंटीजर नंबर 3, ये क्या है, ये इस फंक्शन का लोकल डेटा है। इस फंक्शन से बाहर जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, लोकल डेटा जो होता है वो लोकल एक्सेस टू द फंक्शन होता है। ठीक है, ये इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, safe from modification by other functions but you cannot access in other functions। ठीक है, अब इसका एक एडवांटेज है कि इसको जो है आउटसाइड दिस फंक्शन हम इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगेन एक प्रॉब्लम भी है कि हमें अगर इनमें से कोई वेरिएबल आउटसाइड दिस फंक्शन रिक्वायर्ड है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, ये लोकल डेटा है इस फंक्शन का और इसका जो स्कोप है वो विद इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स है। बट इफ़ यू वांट अदर फंक्शन टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स यू मेक इट ग्लोबल। ठीक है, तो फिर आपको इनको ग्लोबल बनाना पड़ता है, मीन्स कि आपको इन कर्ली ब्रेसेस से निकालना पड़ता है। ठीक है, इन कर्ली के ब्रेसेस के अंदर तो ये हमेशा क्या होगा, लोकल ही होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन के अलावा किसी दूसरे फंक्शन में भी आपने लेट्स से ये इंटीजर नंबर 1 को यूज़ करना है तो फिर आपको इसको यहाँ से निकाल के यहाँ बाहर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल से। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप देखो ये क्या है, ग्लोबल डेटा। When one or more function must access same data, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर डेटा को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। अब आप देखो क्या किया है कि हमने आउटसाइड दिस फंक्शन, ठीक है, आउटसाइड दीज फंक्शंस हमने यहाँ पे इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, अब ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अब ये जो ऐड नंबर फंक्शन है ये भी इनको यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और ये सब नंबर जो फंक्शन है ये भी इनको जो है वो एक्सेस कर सकता है और इनको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका ग्लोबल डेटा है उस पे हमारे पास ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का इशू आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जब हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे हम कोई तीसरा फंक्शन अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो भी इसको यूज़ करेगा। ठीक है, अगर यहाँ नीचे हम थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हम यहाँ पे अगर क्रिएट करते हैं तो वो सारे के सारे फंक्शंस इस ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वंस वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज ग्लोबल डेटा इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन इन दैट एप्लीकेशन। ठीक है, तो कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन इन अ प्रोग्राम, और यही है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ठीक है, यू कैन नॉट हाइड डेटा which leads difficulty to modify debug the program।
ठीक है, अब आप देखो क्या है मॉडिफिकेशन में, क्या इशू है। मॉडिफिकेशन में ये इशू है कि अगर ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है तो ये पॉसिबल है कि यहाँ नीचे अगर आपके पास लेट से 1000 फंक्शंस हैं तो वो उन सब में यूज़ हो रहा है। और अगर आपको लेट से आप इस इंटीजर को जो है, इंटीजर की जगह आप इसको जो है डबल में चेंज करना चाह रहे हो, तो ये चेंज यहाँ पे करने के लिए आपको 1000 जगह जहाँ पे ये आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है जाके अपडेशंस करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और यही है कि you cannot hide data which leads difficulty to modify debug the program and you never know which function change number 3 value। ठीक है, अब इस केस में आप देखो कि ये फंक्शन इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा जो है वो फंक्शन पहले कॉल होगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इसका जो फ्लो होता है प्रोग्राम का, ठीक है, स्पेशली जब प्रोग्राम साइज इंक्रीज हो जाता है, बहुत से फंक्शंस हो जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखो जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमें ये सारा फ्लो देखना पड़ता है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जब यूज़र ने ये स्पेसिफिक इनपुट दी तो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, जब इस फंक्शन ने कॉल किया तो इसकी वैल्यू फर्दर अल्टर होके ये हो गई। और हम इसी चीज़ को जो है, हम इसी फ्लो को हम बेसिकली फॉलो करते जाते हैं और हम अपनी लॉजिक डिफाइन करते जाते हैं। तो इस केस में जब हमारे पास प्रोग्राम साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत से नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, तो इस चीज़ को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देखो कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसमें अगर लेट से हमारे इस प्रोग्राम में 2 फंक्शंस हैं तो दोनों के दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप विद इन दैट फंक्शन ही लिमिटेड होता है। आप ये देखो कि ये हमारे पास वो इश्यूज आ रहे हैं, ये हमारे पास देखो ग्लोबल डेटा है और देखो मल्टीपल फंक्शंस इसको एक्सेस कर रहे हैं, और इस चीज़ को ट्रैक करना कि ये ग्लोबल डेटा जो है किस फंक्शन में जाके किस स्टेट पे है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अब हम अपनी इन्हीं प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं हम उनको यहाँ पे जो है कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। हम एक बिग पिक्चर देख लेते हैं कि हमने देख लिया कि हमने प्रीवियसली कुछ स्लाइड्स में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 2 मेन प्रॉब्लम्स थी दैट वर एसोसिएटेड विद द पास्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, जिसमें एक थी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डेटा, जिसको हमने थॉरोली देख लिया और हमने देखा कि किस तरह से जो ग्लोबल डेटा है वो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डेटा आ गया, और दूसरी प्रॉब्लम है अनरिलेटेड फंक्शंस एंड डेटा, जो कि मैंने इनिशियली आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर जो है वो रैंडमली फंक्शंस को ऐड कर रहा होता है, कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, और वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो है वो फिर फर्दर बहुत मुश्किल होता है अगर हमें उसको जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको डीबग करना या उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ये जो 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमें देती है। ठीक है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थॉरोली देखेंगे कि किस तरह से ये जो 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैंडल करती है, कि वो किस तरह से जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमें हर वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर देती है, जिसके थ्रू हम उसका जो है वो एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस फंक्शन ने इस स्पेसिफिक वेरिएबल को यूज़ करना है और कौन नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, कि हम ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं, कि हर वेरिएबल के हम जो है वो एक्सेस मॉडिफायर दे देते हैं, जो हम आगे चल के थॉरोली पढ़ेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल कर देती है कि
ये जो स्पेसिफिक वेरिएबल है वो कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम है अनरिलेटेड फंक्शंस एंड डेटा, तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में थॉरोली देखेंगे कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है वो हमें इनेबल करती है कि हम रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स का सलूशन जिस तरह से एग्जिस्ट करता है हम उसी तरह से उसके सॉफ्टवेयर के सलूशंस बनाएं, और इस तरह के सॉल्यूशंस जो कि रियल वर्ल्ड के साथ मैप हो रहे होते हैं। ठीक है, मींस के ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम जिस तरह से रियल वर्ल्ड में काम कर रहा है, ठीक है, उस उसी का एक उसी से क्लोज एक मॉडल जो है वो हम फिर उसका जो है सॉफ्टवेयर की डोमेन में क्रिएट करते हैं। वो हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है वो हमें जो हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है विच इज़ क्लोज टू द रियल वर्ल्ड। And these are your references. Thank you so much.